नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हाथरस की बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या सीबीआई यह साबित कर पाएगी कि बेटी की मौत गैंगरेप से हुई है? क्या सीबीआई हाथरस की बेटी को इंसाफ दिला पाएगी या फिर हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज होने के बाद बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इन्हीं सवालों के बीच घूम रहा है हाथरस मामला। आज हम पूरे आधे घंटे हाथरस केस की बारीकी से पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले ये हर कोई चाहता है और इसीलिए जब पूरे देश ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की तो सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। आज तड़के पीड़ित बेटी का परिवार इंसाफ की आस में हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। इस वक्त आप एक तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव से हैं और पीड़िता के घर से हैं। आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के लोग, तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच ये पूरा परिवार लखनऊ जाने के लिए निकल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सामने परिवार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला 376D से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन चेहरों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यहाँ पर इस बात की है कि घटनाक्रम आपके सामने रखते चलें। आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसके लिए इन लोगों को इस वक्त सुबह सवेरे निकलना पड़ रहा है यहाँ से लखनऊ के लिए। परिवार जब हाथरस से लखनऊ के लिए निकल रहा था तो उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की गाड़ियों का काफिला भी था। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें हैं बूलगढ़ी गांव से। इस वक्त ये पूरा काफिला इस वक्त तो निकल चुका है, जो कि पीड़िता के परिवार को लेकर लखनऊ के लिए निकला है। हाईकोर्ट की बेंच के सामने उनको ले जाकर पेश करना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे परिवार को यहाँ पर लाना है। पहली गाड़ी निकली आगे पुलिस की, उसके बाद दूसरी प्रशासनिक एक अधिकारी की गाड़ी निकली है और एक के बाद एक, इसके बाद भी तीसरी गाड़ी जो है वो पुलिस की आप देख पा रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी इस वक्त पुलिस की निकली। चौथी गाड़ी, इसमें परिवार बैठा हुआ है और पीड़ित परिवार के 5 लोग इसमें हैं। 2 भाई हैं, एक भाभी है, पिता है और माँ है इस गाड़ी में है। और इसके पीछे भी प्रशासन की और भी गाड़ियां हैं। पूरा काफिला निकल चुका है। सुबह सवेरे 6 बजे का वक्त है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस केस में क्या क्या बातें कही वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो उससे क्या क्या मिला। इंडिया न्यूज के संवाददाता हाथरस के फुलगढ़ी गांव के उस खेत में गए जहां बेटी के साथ ज्यादती हुई, और जब सीबीआई अपने केस की जांच शुरू करेगी तो सभी पहलुओं की जांच के साथ साथ उस खेत में भी जाएगी। पुलिस शुरुआती जांच के दौरान जब यहां पर पहुंची तब पुलिस ने जो कुछ देखा उसे रिकॉर्ड किया था। तो यहां पर पुलिस को 3 दरातियां मिली थी। दरातियां मतलब जिनसे खरपतवार या घास या इस तरह के फसल को काटा जाता है चारे के लिए, और उसके साथ चप्पल भी पड़ी हुई मिली थी। तो 3 दरातियां यहां पर क्यों थी, वो चप्पल किसकी थी, इस तमाम सवालों के जवाब उन तमाम बयानों से जोड़ते हुए सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी और शायद सच के और नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे देश में इस मामले की गूंज है। हर कोई जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे जो सच अब तक छुपा हुआ है वो कहां था। और मुश्किल इसलिए सीबीआई को नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई के पास करीब करीब तमाम चीजें हैं। पुलिस की जांच है, वो तमाम वीडियोस हैं जो शुरुआत में पुलिस ने बनाए, साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी जो एसआईटी तैयार कर रही है। उसके साथ ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। यहाँ आकर जरूर सीबीआई की टीम कोशिश करेगी कि वो तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ सके। हाथरस केस में बेटी के साथ ज्यादती हुई और फिर उसके 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बेटी की मौत हो गई। लेकिन बेटी को इस हालात में पहुंचाने वाले 4 आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि थे और सीबीआई इन आरोपियों के साथ साथ उनके परिवार से भी बात करेगी। जांच अब शुरू हो गई है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जिन तमाम जगहों पर जांच के लिहाज से सीबीआई पहुंचेगी उसमें ये घर भी बहुत खास है। ये घर इसलिए खास है कि जो कुछ भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिनको आरोपी बनाया गया, उनमें से 3 लोग इसी घर से हैं। रवि इस घर से है, संदीप इस घर से है
और रामू इस घर से है, ये 3 लोग इस घर से हैं और इस घर का भी बहुत कुछ कहना है क्योंकि सीबीआई अगर वहां जाएगी जहां पर दाह संस्कार किया गया, सीबीआई वहां जाएगी जहां बताया जाता है सारी घटना हुई। सीबीआई हाथरस केस में गैंगरेप के साथ साथ हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। क्यों बार बार ये बात सामने आ रही है कि बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ बल्कि हॉरर किलिंग की गई है, और इसीलिए आरोपियों का परिवार अब उल्टा बेटी और उसके सगे संबंधियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लगता है? मैं एक का नाम बाबा लगता हूँ और 2 को 3 के चाचा लगता हूँ। और वो तीनों उस जगह पर मौजूद नहीं थे, आप लोग नहीं थे। नहीं, एक बच्चा तो था, उसने पानी पिलाया। अच्छा। लव कुश ने उस मृतका को पानी पिलाया। और बेटी उसकी नहीं है, हमारी भी बेटी है। बेटी को जाति से थोड़ी होती है कि जाति से किया जाए। हम भी चाहते हैं कि सब जितनी जांच हो सरकार के पास सबको करा दे, और कोई हो उसको भी करा दे, सीबीआई जो कुछ भी हो सबको करा दे। और मुख्य बात यह है कि मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई है। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी, जिंदी थी। यानी आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हों या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए ही नहीं मारी होगी। तो सुना आपने, आरोपी के परिजन कह रहे हैं कि जब बेटी हाथरस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकली तो ठीक थी, और उसके साथ जो भी हुआ वो अलीगढ़ से दिल्ली के रास्ते में हुआ। मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई है। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी, जिंदी थी। यानी आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हों या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए ही नहीं मारी होगी, वो पैसे करके मारी होगी उसको। यानी आपका कहना है कि उसकी हत्या बाद में करवाई है, बाद में कराएगी, ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या। अब सीबीआई इन सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। हाथरस केस में एक्शन में सीबीआई जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केस से जुड़े सभी दस्तावेज हाथरस पुलिस से ले लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 307, 376D और 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट की धारा के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी गाजियाबाद यूनिट की डीएसपी सीमा पहुजा को दे दी गई है। सीबीआई के साथ साथ एसआईटी की जांच भी जारी है। हाथरस की बेटी के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। 29 सितंबर को दिल्ली में हुई पीड़िता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाथरस से राजीव शर्मा और वर्षा राय के साथ निष्ठा श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाथरस केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। लखनऊ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई, पीड़ित परिवार कोर्ट में मौजूद है। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और इसके साथ ही आपको बता दें राजीव शर्मा हमारे सहयोगी हाथरस से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खुर्रम, मैं आपके पास आऊंगी, क्या शुरू हो गई है सुनवाई? जी बिल्कुल शुभ्रा, सुनवाई अपने तयशुदा समय जो कि 2:15 पर था उस पर शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह कि कोर्ट के अंदर तमाम आला अधिकारी मसलन डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम, डीएम और एसपी हाथरस और साथ ही पूरा पीड़िता का परिवार वहां कोर्ट में मौजूद है। एमएक्स क्यूरी हैं जैन माथुर, वो भी कोर्ट में मौजूद हैं और डबल बेंच इस पर हेयरिंग कर रही है। तो खास क्या है इस हेयरिंग में, सिवाय इसके कि क्या यह हाथरस का मामला बहुत ज़्यादा उठ गया था, कोर्ट ने सोमोटो लिया था कि किस तरह क्रिमेशन किया गया उस पर लिया था। खासियत इस पूरे हेयरिंग का जो है खास बात यह है, ये शायद पहली मरतबा हो रहा है जब पीड़िता को बुला करके पूछा जा रहा है कि आप पीड़ित पक्ष को कि आप बताइए आप क्यों अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं और क्या हुआ था उस रात को। यानी कि जो पीड़ित पक्ष है वो बैठ के बताएगा कि जिस रात क्रिमेशन हुआ था उस सूरत हाल का था, उस दौर का, उस वक्त का, उस मंजर को उन्होंने कैसे देखा, कैसे महसूस किया और कैसे सहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वो बस बात कहेंगे
डीएम एसपी हाथरस, जो डीएम और एसपी हाथरस हैं वो भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे, यानी कि 1 to 1 दोनों से कोर्ट की बात होगी। इससे पहले तो अमूमन ये होता है कि जो पीड़ित होता है उसकी वो रिप्रेजेंट होता है अपने अधिवक्ता द्वारा, जिसको वो इंगेज करता है। लेकिन यहाँ पीड़िता पक्ष जो है वो पूरा पीड़ित पक्ष पूरा मौजूद है कोर्ट के अंदर। तो अब वो अपनी बात क्या रखता है, कोर्ट को क्या बताता है, कोर्ट उसको किस अंदाज में लेती है, कितना सीरियसली लेती है, और जो बात स्टेट की तरफ से आएगी, मसलन डीएम और एसपी हाथरस की तरफ से, स्टेट होम की तरफ से, ठीक है, स्टेट की तरफ से क्या कहा जाएगा, स्टेट की तरफ से क्या कहा जाएगा, स्टेट का क्या पक्ष है, इस पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगी खुर्रम। लेकिन सीधे हम हाथरस का रुख कर लेते हैं और राजीव लगातार हाथरस में जुड़े हुए हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। राजीव, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं और इसके साथ ही जो बातचीत आपने आरोपी परिवार से की, जो बातचीत आपने पीड़ित परिवार से की, जब वहां से पीड़ित परिवार निकला हाथरस से लखनऊ के लिए तब आप वहां पर मौजूद थे, आपने तस्वीरें भी दिखाई। किस तरह की मनस्थिति में वहां से पीड़ित परिवार निकला था, क्योंकि अब लखनऊ पहुंच चुका है, सुनवाई शुरू हो गई है, वहां पर अपनी बात रखेगा। लेकिन जब आपसे उनकी बातचीत हुई तो क्या उनका कहना था, खासतौर से जो इल्जाम अब उन लोगों पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, जहां तक पीड़ित परिवार की बात है, वो फिलहाल किसी तरह के इल्जाम या किसी दूसरी बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने घर में मौजूद लगातार था। आरोपी पक्ष क्या कह रहा है इस बारे में उसको अब कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अब बात आ गई है हाई कोर्ट तक, सारी बात पहुंच चुकी है, लिहाजा वो अपनी बात हाई कोर्ट तक रखने की बात कर रहे थे। ये जरूर कल लगातार कहते रहे कि हम चाहते हैं कि दोपहर में ही हम निकलें और पहुंचे शाम तक, लेकिन कल संभव नहीं हुआ तो आज वो लोग निकले हैं और जो आरोप वो लगातार लगाते रहे हैं आरोपियों के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि उन आरोपों के साथ साथ वो किस तरह से कार्यवाही चली 14 तारीख के बाद से अब तक, वो भी अदालत के सामने रखना चाहेंगे। और ये बात भी यहां पर खुर्रम बेहतर बता रहे थे कि अगर यहां तमाम अधिकारी मौजूद हैं तो शायद कोर्ट को इस बारे में पक्का पुख्ता करने में कोई देर नहीं लगेगी कि आखिर गलतियां कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और कौन कौन जिम्मेदार था। एक बात जरूर थी कि जो पीड़ित परिवार था उसने कल शाम के बाद से दूरी बना ली थी, ज्यादा बात नहीं कर रहा था, सिर्फ इतना कि अब वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगा, क्योंकि वो बहुत तरीकों से बहुत बार अपनी बात सामने रख चुका है। शुभ्रा। बिल्कुल राजीव, और फिर से एक बार खुर्रम का मैं रुख करना चाहती हूं। खुर्रम, जैसा कि आप बता रहे थे कि राज्य सरकार की अपनी दलीलें हैं और जो तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अपने तर्क रखेंगे। कोर्ट जरूर जानना चाहेगा कि कहां पर गलतियां हुई, किस तरह के तर्क रखे जा सकते हैं स्टेट की तरफ से, और खासतौर से शुरुआत से ही जैसे इस पूरे मामले को हैंडल किया गया, क्या उस पर भी कोर्ट आज सवाल जवाब करेगा? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट आज इसीलिए से उन सबको तलब किया है, ये समझने और जानने के लिए और शायद समझाने के लिए कि गलती कहाँ पर किससे और कैसे हुई। मसलन कि और आवर्स में क्रिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर जो स्टेट का कहना है वो ये कहना है कि नेक्स्ट डे अयोध्या का जजमेंट आना था, 6 दिसंबर 1992 का जजमेंट आना था, पूरा स्टेट हाई अलर्ट पर था और उनको इनपुट्स मिल रहे थे कि इसको लेकर बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही जो पीएफआई की थ्योरी आई, 100 करोड़ की फंडिंग की थ्योरी आई, वो सब तमाम बातें आएंगे। साथ ही ये भी होगी जो राजनीतिक दल थे वो इस पर राजनीति कर सकते थे और वहाँ पहुँच के बड़ा हंगामा क्रिएट कर सकते थे, जो पीड़िता की डेड बॉडी है उसको लेकर सड़क पर बैठ सकते थे। ये सब बात बताई जाएगी कोर्ट के अंदर। जो स्टेट का कहना है, जो कहती आई है, जाहिर सी बात है सब बात रखेगी जब पूछेगी कोर्ट कि आखिर आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी, वो ये सब बताएगी। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास इनपुट्स थे तो फिर आप उसको लेकर के हाथरस तक क्यों पहुंचे, ये इनपुट आपको देर से क्यों मिला या मिला, तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं बात की परिजन से कि ऐसे इनपुट्स आ रही है, माहौल बिगड़ सकता है और हम चाहते हैं सब शांति हो जाए। तो आपने पीड़िता के पक्ष से, क्योंकि पीड़िता का परिवार है, उसकी रजामंदी क्यों नहीं ली। हालांकि स्टेट ये भी कह रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था ये उसका अपना मोटो था, ये उसका अपना डिसीजन था। यानी कि आप कह रहे हैं कि शुरुआत में जब ये घटना हुई वो किन परिस्थितियों में हुई, उसमें किस तरह से पीड़ित की सुरक्षा में, पूरे परिवार की सुरक्षा में कोताही बरती गई, उसके बाद जब केस दर्ज करने की बारी आई तब कैसे नजरअंदाज किया गया पूरे मामले को और एक एक करके धाराएं जोड़ी गई, गिरफ्तारियों में भी हीला हवाली की गई। क्या ये तमाम बातें भी आज अधिकारियों को रखनी पड़ेंगी? और फिर जो दाह संस्कार के वक्त हुआ वो तो हमने देखा ही। तो 3 चरणों में जहां जहां भी पुलिस की खामी, व्यवस्था की खामी सामने आई है, क्या इन तमाम सवालों का जवाब आज देना पड़ेगा अधिकारियों को? खुर्रम जी बिल्कुल, देखें जो सुमोटो लिया है कोर्ट में, पहले तो समझना पड़ेगा सुमोटो किस लिए लिया है। सुमोटो इसलिए लिया गया है, जो क्रिमेशन हुआ है
उसको सुमोटो लिया। ये बात साफ तौर पे कहना था कोर्ट का, जब उन्होंने 1 अक्टूबर को पहली इस पर ऑर्डर आया, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि क्रेमेशन किस तरीके से हुआ वो बताता है कि वहाँ बहुत कुछ वहाँ ठीक नहीं था, वो क्रेमेशन तक फिलहाल सीमित हैं। अब आज जो हेयरिंग होगी, जो बातें रखी जाए, वो कितना आगे बढ़ेगी वो तो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो PIL की टाइटल ही है कि क्रिमेशन को जिस तरह से किया गया उसको लेकर उन्होंने टाइटल तक दे दिया है। यानी कि जो शुरुआत की थी वो यही शुरुआत करी थी कि कल यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उनके हिसाब से इंसाफ क्या था, गांधी जी के हिसाब से ये बात शुरुआती ऑर्डर के शुरुआती पैरा में ही लिखी है, या यूं कह लीजिए शुरुआती उससे हुई है। तो क्रिमेशन का तरीके पर ही ऑब्जेक्शन है कोर्ट को कि आपने क्रिमेशन कैसे किया, वो अलग सा इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट है। तो ठीक है, राजीव के पास मैं जाती हूँ। राजीव, जो क्रिमेशन की बात बार बार आ रही है और उस पर पूरे देश ने सवाल खड़ा किया, किस तरीके से वारदात हुई, गैंगरेप की धाराएं लग चुकी हैं, हत्या की धाराएं लग चुकी हैं, लेकिन उसके पीछे का पूरा जो उसकी मंशा है या फिर हम इस इन्वेस्टिगेशन की तय तक कब पहुंचेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से शव को रात में ही जला दिया गया, इससे तो हर किसी को आपत्ति हुई और हर कोई रोया इस वजह से। क्या ये जो पुलिस का कदम है ये उसके पक्ष को कमजोर कर सकता है? और राजीव, कितना मुश्किल होगा पुलिस अधिकारियों को इसका जवाब देना? पुलिस अधिकारियों को इसका जवाब देना वाकई मुश्किल होने वाला है शुभ्रा, कि आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी। जहां तक हिंदू संस्कार है, हिंदू रीति रिवाज हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय तय है किसी भी अंतिम संस्कार के को निभाने के लिए। क्यों देर रात की गई, इसका जवाब कहीं बहुत उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है। मैं खुर्रम की बातों को जोड़ना चाहूंगा, और आपका पहला सवाल बहुत वाजिब था जो आप खुर्रम से भी पूछ रही थी, जिसमें आप ये पूछ रही थी कि पुलिस अधिकारी किस तरीके से अपनी बातों को सामने रखेंगे। बहुत यहां पर परेशानी की स्थिति पैदा होगी, लेकिन शायद पुलिस भी उसके लिए तैयार होकर गई है। जो कुछ यहां से मुझे पुलिस के सूत्रों से पता चल पाया है, मैं इस पर एकदम सीधे सीधे बेलाग बिना किसी एनालिसिस के आपके सामने रख देता हूं। 14 तारीख की जब यह घटना होती है, उसके बाद पीड़िता का भाई एक तहरीर लिख कर देता है और उसमें यह लिखता है कि कौन आरोपी है और किसने क्या किया। और उसमें जो वजह होती है वो ये लिखी होती है कि जान से मारने की नीयत से गला घोटने की कोशिश की, जब बहन चिल्लाई और मां ने आवाज दी तो ये शख्स वहां से भाग गया, और ये बाकायदा हस्तलिखित है। लेकिन जब 19 तारीख आती है, 19 तारीख को इसमें छेड़छाड़ की धारा जुड़ जाती है, और उसके बाद जब 22 तारीख आती है तब इसमें 376D यानी गैंगरेप भी जुड़ती है। तो ये सारी बातें भी कोर्ट के सामने होंगी। हालांकि हम ये नहीं भूल सकते यहां पर कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मरने से पहले जो बयान है पीड़िता का, वो बहुत अहम होता है, उसमें मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तमाम चीजें भी शायद पुलिस सामने रखे कि इसके चलते वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। और JNU मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का, जहां पर वो सबसे पहले ले जाई गई, जिसके बाद उसे तमाम जगह रेफर भी किया गया, उसकी रिपोर्ट क्या है? अलीगढ़ की यहां CBI की जो टीम है वो अलीगढ़ वहीं पहुंची हुई है। तो ये कई सवाल होंगे जो यहां से पुलिस अधिकारी रखेंगे। लेकिन जो रात में संस्कार की बात है, उस पर जो स्पष्टीकरण है वो यहां पर भी प्रशासन का है कि हम ये समझ चुके थे कि यहां इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर ये संस्कार सबके सामने सबके बीच में होता है तो स्थिति बहुत ज्यादा भड़काऊ हो सकती है और उसका फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। तो ये कुछ जवाब होंगे जो कोर्ट के सामने प्रशासन देने की तैयारी में है, पुलिस देने की तैयारी में है। ठीक है खुर्रम, एक और सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार ने भी एक याचिका दाखिल की और ये कहा कि हमें कैद में रखा जा रहा है, सुरक्षा देने के नाम पर हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, और लगातार पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। क्या ये सवाल भी आज कोर्ट में रहेगा इस सुनवाई के दौरान, या फिर वो अलग से किसी दिन सुना जाएगा? बड़ा मुश्किल है शुभ्रा कि यहाँ सुना जाएगा, क्योंकि जिस पिटीशन की आप बात कर रहे हैं कि उनको कैद में रखा गया, मिलने जुलने दिया जाता है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई थी और वो खारिज की जा चुकी है। तो जाने कि उस पर पूर्ण विराम लग चुका, वो मसला नहीं आएगा कि हमें कैद में रखा गया है। अब कोर्ट इसको सुनेंगे नहीं, भले उसको चैलेंज करें, वो लार्जर बेंच में चैलेंज करें या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, वो बात की बात है। लेकिन आज क्या होना है, आज सिर्फ और सिर्फ क्रिमेशन पर बात होनी है। क्रिमेशन किन हालात में और क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी। आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में नहीं होता तो, लेकिन माफ करिएगा, जिस समय किया गया उस समय नहीं हो सकता।
थोड़ा सा समय बचा था सूर्यास्त का, आप उसका इंतजार क्यों नहीं कर पाए? अगर आपको हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं करना और अगर इसको सही मान लिया जाए तो माफ करेगा शुभ्रा, एक गलत नज़ीर पड़ जाएगी और आने वाले वक्त में फिर जो क्रिमेशन के अपनी गरिमा होती है, जो एक मजहबी राइट होता है, वो छिन जाएगा। कोर्ट इस बात को समझ रही है, उसको मालूम है कि इस पिटीशन जो सुमोटो लिया है उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या और इसका आगे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जजमेंट आने वाला है ये पक्का आने वाले वक्त में एक नज़ीर बनकर आएगा जो भी जजमेंट आएगा। अब देखना इस बात को है कि किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई कर पाती है पुलिस अपने एक्ट को कोर्ट के अंदर और डबल बेंच के सामने, और किस तरह से पीड़ित पक्ष अपना बयान अपनी बात रखता है डबल बेंच के सामने। पीएफआई की फंडिंग से लेकर के जो तमाम दलीलें सरकार की ओर से दी गई हैं और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं वो फिर से एक बार कोर्ट में दोहराई जा सकती हैं, लेकिन कोर्ट पर उसका कितना असर पड़ेगा, किस तरह के सबूत इसके लिए पेश किए जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। राजीव, सुरक्षा की बात बार बार उठ रही है और आप हाथरस के उसी गांव में मौजूद हैं जहां से पीड़ित परिवार निकला और लखनऊ में सुनवाई चल रही है। वहां पर जो आसपास के हालात हैं और एक नैरेटिव ये भी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि देखिए गैंगरेप की बात गलत है और ये ऑनर किलिंग का पूरा मामला है। अब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो कोई भी जांच एजेंसी इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है, बल्कि गैंगरेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज हुआ है और इसी दिशा में जांच चल रही है। लेकिन अब वहां के लोग क्या कहते हैं? जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, सीबीआई जांच शुरू हो गई है, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो बूलगढ़ी गांव है, पहले मैं तस्वीरों के साथ भी आपको दिखा दूं यहाँ पर और मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। पहला सवाल जो आपने पूछा सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा यहाँ पर इतनी चाक चौबंद है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 50 मीटर के अगर घेरा खींचा जाए तो आपको यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी दिखेगी। हालांकि वो सब पेड़ों के नीचे के दिखेंगे। एक दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी दूर पर ही मेरा कैमरा अगर जूम करेगा और ये दूरी 50-60 मीटर से ज्यादा की नहीं है, सामने अगर पेड़ के नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हो तो वहां पर आपको मेरा कैमरा पर्सन शायद पुलिस कर्मियों की मौजूदगी दिखा देगा। इसके साथ ही जहां जहां पर भी पेड़ हैं दूर दूर जगहों पर, वहां पुलिस यहां पर मौजूद है ठीक ठाक संख्या में। अगर मैं संख्या का अनुमान लगाऊं तो करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी इस वक्त घर और इसके आसपास होंगे, जहां से हाईवे है और उसके आसपास से तमाम पुलिसकर्मी होंगे। घर को करीब 8 या 9 सीसीटीवी कैमरों की जद में रखा गया है। ये तो बात हुई यहां पर सुरक्षा की, लेकिन गांव की जो बात है, गांव में गांव वाले कम दिखते हैं, पुलिस वाले अब ज्यादा दिखते हैं। 10 मिनट में शायद एक गांव वाला किसी काम से दिख जाए, वो नहीं होता, लेकिन पुलिस वाले अक्सर यहाँ पर दिखते हैं, उनकी मौजूदगी दिखती यहाँ पर रहती है। अभी भी किसी तरीके से कोई माहौल खराब नहीं हो उसके लिए लगातार पुलिस वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था में मौजूद है। लेकिन इससे पहले जो हुआ और पीड़ित के शव को जिस तरह से जलाया गया, उसका जवाब कोर्ट में कितना मजबूती से पुलिस अधिकारी दे पाएंगे, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी बातचीत के लिए, और खुर्रम आपका भी शुक्रिया। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि